एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस है, जो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में खिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाए या लोगों को इम्प्रेस कैसे करे, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? तो चलिए इस सुहानी जर्नी का हिस्सा बनते हैं। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम ख़राब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। अब आती आगे हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज़, आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आप एक फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी ना किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है, और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए, और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। इसी के साथ अब आगे हैबिट 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं, और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। कुछ लोगों प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।
जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। इसे बाद हैबिट 4 थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दें, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कंपीट करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉई से आपका डिसएग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉई अपनी जॉब की वजह आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। इसी प्रकार अब हम बात करने वाले हैबिट नंबर 5। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। हैबिट 6 सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है
क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑन ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑन थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। अंतिम हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रीन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रीन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाए या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह आप अपनी स्पिरिट को भी रीन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हो या कुछ नया सीखते हैं ये। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो आज की बुक समरी यही ख़त्म।